नॉक्टूरिया एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादातर बीपीएस या एजेड पेशेंट के साथ होता है। ऐसा नहीं है, नॉक्टूरिया नॉर्मल पर्सन में भी हो सकता है, लेकिन आज का जो ये टॉपिक है वो हम इस बात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि नॉक्टूरिया बीपीएस के मरीजों में क्यों होता है, नॉक्टूरिया से बचने के क्या तरीके हैं, यानी बार बार यूरिन जो रात में होती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उसको आप नेचुरल तरीके से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, फूड का क्या इसमें रोल है, लाइफस्टाइल का इसमें क्या रोल है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कितना इफेक्टिवली नॉक्टूरिया के केसेस में काम करती हैं, खास करके बीपीएच एसोसिएटेड नॉक्टूरिया की बात करेंगे आज हम। नॉक्टूरिया एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आज हम इसे शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करेंगे कि बीपीएच इंड्यूस नॉक्टूरिया जो होती है उससे हम कैसे बचे रहें। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निराम्या होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। होता क्या है कि नॉक्टूरिया मोस्टली या फिर रात में बार बार यूरिन का जो पैटर्न होता है, एक आदमी यदि रात में सोने जाता है उसको यूरिन के लिए 1 से 2 बार यदि उठना पड़े, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि 2 बार से ज़्यादा वो उठता है तो नो डाउट इट्स अ सीरियस कंसर्न, और ये बताता है कि ज़रूर कोई ना कोई कॉज इसके बिहाइंड में है। यदि प्रोस्टेट के मरीज आप हैं तो श्योरली ये दिक्कत से आप अक्सर सफ़र करते होंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, नॉक्टूरिया के कई कॉजेज़ हो सकते हैं। एज रिलेटेड कॉज भी हो सकता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ द वाटर भी हो सकता है, ब्लैडर की पैथोलॉजी भी हो सकती है, यूरेथ्रा की भी पैथोलॉजी हो सकती है, सिस्टमिक इलनेस भी हो सकता है। तो मल्टीपल ऑफ द कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से नॉक्टूरिया होता है। और लिटरली बताया जाए, जब एजेड आदमी हो जाता है तो कुछ ना कुछ और भी सिस्टमिक इलनेस से सफ़र करता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन। यदि ये दोनों चीज़ें भी इससे के साथ ऐड हो जाती हैं तो नो डाउट डायूरेटिक और बाकी दवाइयों की वजह से नॉक्टूरिया और ज़्यादा प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो ऐसे केसेस में क्या हमारे पास कोई नेचुरल तरीका है, या फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है और डाइट का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेसिक सबसे बड़ी बात ये होती है कि नॉक्टूरिया से बचने के लिए यदि पेशेंट प्रिकॉशन मोड में रहे और नेचुरल तरीके से इस प्रॉब्लम को सबसाइड करने की कोशिश करें, तो ईमानदारी से मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर केसेस में इसे काफ़ी हद तक ओवरकम किया जा सकता है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप एकदम ठीक कर लेंगे, लेकिन जहाँ आपको 5 बार 6 बार 7 बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, वहाँ इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देंगे। और यदि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ चलें तो उसको काफ़ी हद तक सबसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि नॉक्टूरिया का बेसिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या होता है। एज के साथ साथ ब्लैडर की कैपेसिटी रिड्यूस होती जाती है, यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी, और बाकी प्रोस्टेटिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से वास्तव में यूरिन बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया जा सकता, अर्जेंसी और प्रेसिपिटेंसी बनी रहती है। सो दैट्स वाई यदि किसी को बार बार रात में यूरिन जाने की दिक्कत हो रही है तो उसको सबसे पहले करना चाहिए कि 6 PM ऑनवर्ड अपने वाटर के इंटेक को कम कर देना चाहिए। वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा जाएगी नहीं तो नो डाउट यूरिन का फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे बिहेवियरल कॉजेज़ होते हैं। होता क्या है, पहले के समय में टॉयलेट दूर होते थे तो आदमी को यूरिन की अर्जिंग भी होती थी तो उसे सबसाइड करने की कोशिश करता था। आज की डेट में सारी चीज़ें कमरे के जस्ट बगल में है। सो दैट्स वाई पेशेंट के दिमाग में होता है कि हम जाएँ यूरिन कर लें, इससे पहले वो ज़्यादा दिक्कत करें। इस पैटर्न की वजह से पेशेंट जो होता है वो बार बार यूरिन के लिए जाता है, इससे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी वीक होने लगती है। कुछ सिस्टेमिक इलनेस की जो दवाइयाँ चलती हैं, जैसे डायबिटिक्स, यदि कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन की कोई दवा ले रहे हैं, या फिर हाइपरटेंशन से सफ़र ही कर रहे हैं, कार्डियक डिसऑर्डर है, तो इन सब चीज़ों में जो मेडिकेशन है, खास करके डायूरेटिक है, वो टाइम से पहले ले लेनी चाहिए, रात के समय में नहीं लेनी चाहिए। वॉल्वुलर इंसफिशियंसी है, या फिर कार्डियक डिसऑर्डर से आप यदि सफ़र कर रहे हैं, हाइपरटेंशन है, तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के तरीके के बारे में मालूम होना चाहिए। दवाइयाँ एक अलग एस्पेक्ट है। मेरा इस वीडियो में कभी भी ये मोटो नहीं होता कि आप ये दवा खाइए। किसी भी वीडियो का मेरा मेन मोटो होता है कि नेचुरल वे में आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। नेचुरल वे में ठीक करने का यही तरीका है कि यदि आप हाइपरटेंशन से सफ़र करें तो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करिए, साल्ट के इंटेक को रात में बंद कर दीजिए।
यदि आप कार्डियक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो अननेसेसरी की एंजाइटी और बाकी स्लीपलेसनेस, इन सारी चीज़ों को आप ठीक करें। फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी होती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो एज के साथ मिनिमाइज होने लगता है, तो यूरिन की होल्डिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, यानी कि बार बार यूरिन जाने की टेंडेंसी हो जाती है। और यदि प्रोस्टेट का इसमें रोल है तो प्रोस्टेट के बारे में ऑलरेडी हमने बता ही रखा है कि प्रोस्टेटिक जब भी कभी इन्फिल्ट्रेशन होगा तो नो डाउट वो इरिटेट करता है और बार बार यूरिन की अर्जिंग को बनाए रखता है। ये कुछ बेसिक कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से नॉक्टूरिया एक पेशेंट को फील होता है। जब तक हम कॉज नहीं जानेंगे तब तक उसका सोल्यूशन भी नहीं जानेंगे। जैसे 2 बातों के सोल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया। हाइपरटेंशन है, रात की साल्ट के इंटेक को बंद कर दीजिए, और यदि आपको कार्डियक डिसऑर्डर है या डायरेटिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको समय से पहले ले लीजिए। यदि हम नेचुरल फूड या फूड सप्लीमेंट की बात करें तो नो डाउट कुछ ऐसे फूड हैं जो काफ़ी हद तक नॉक्टूरिया या रात के बार बार यूरिन के पैटर्न को काफ़ी हद तक कम करते हैं, इफेक्टिवली कम करते हैं। जितने कलरफुल फूड हैं सारी, जस्ट लाइक बनाना, ग्रेप्स, कोकोनट वाटर, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इसमें इफेक्टिवली वर्क करती हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जितने भी फूड हैं वो सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम फूड और फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ल्यूकवार्म वाटर की भी बात करेंगे। ये भी काफ़ी हद तक नॉक्टूरिया को प्रेसिपिटेट होने से रोकता है। मल्टीग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में आप ऐड करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत हद तक इफेक्टिव होती है। अदर कोई बीमारी की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। तो ये कुछ कॉमन डाइट प्रिकॉशन है जिस तरीके से आप बार बार रात में यूरिन जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन पे आने से पहले मैं एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करने की दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जैसे आप ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है, योगा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्रोस्टेट के रिलेटेड योगा और मेडिटेशन के बारे में शालिनी मैम ने निरामिया योगा पे ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें बता रखी हैं। यदि वास्तव में उसको आप सही तरीके से अडॉप्ट करें तो आई एम डैम श्योर कि कम से कम 30 to 40% तो विदाउट एनी मेडिकेशन आप इसको सही कर सकते हैं। ब्लैडर की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। एजिंग प्रोसेस है, उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं। कोई मसल वीक हो रही है, इस हाथ को यदि हमने बहुत दिनों तक यूज़ नहीं किया तो नो डाउट एक समय आएगा जिस टाइम पे हम इस हाथ को जब यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम दिक्कत आएगी। सेम कंडीशन ब्लैडर के साथ भी है। ब्लैडर अनस्ट्राइटेड मसल्स की बनी होती है और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो एजिंग प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे उसकी वॉल वीक होने लगती है, होल्डिंग कैपेसिटी उसकी वीक होने लगती है। जैसे ही आप कीगल एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइजेज जो निरामिया योगा में शालिनी जी ने बता रखे हैं उसको आप अडॉप्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक ब्लैडर इंटैक्ट रहेगा। मेडिटेशन को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेडिटेशन से जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है ब्लैडर की वो इंटैक्ट रहती है। यानी कि जो आज की डेट में सिस्टम है, आपके कमरे के बगल में बाथरूम है और दिमाग में हमेशा बना रहता है कि जल्दी कर लो, इससे पहले दिक्कत हो जाए, लीक हो जाए, उस डर की वजह से आप बार बार यूरिन जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक उसे ओवरकम करता है। ये वास्तव में यदि किसी आदमी ने कोई भी मेडिकेशन नहीं करना है और यदि वास्तव में वो चाहता है विदाउट मेडिकेशन हम अपने आप को ठीक रख सकें तो नो डाउट योगा एंड मेडिटेशन इज़ 2 इम्पॉर्टेंट टूल्स विच ही कैन अडॉप्ट इन हिज लाइफ। यदि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो नो डाउट काफ़ी हद तक आप इस दिक्कत की वजह से होने वाले मेडिकेशन से बच सकते हैं। यदि हम होम्योपैथिक मेडिकेशन की बात करें तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसमें आप ऑर्गेनिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और ऑर्गेनिक मेडिसिन यूज़ करके आप दिक्कत को ओवरकम किए रहते हैं, उससे आराम मिलता है। ऑर्गेनिक मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन को हम बुरा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि साइड इफ़ेक्ट कॉजिंग मेडिसिन की तुलना में ऑर्गेनिक मेडिसिन फिर भी ठीक है, वो कोई साइड इफ़ेक्ट या हज़ार्ड नहीं पैदा करती है। लेकिन यदि वास्तव में इसको आपको प्रॉपरली ठीक करना है, काफ़ी हद तक कंट्रोल करना है और आप इसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट चाहते हैं कम मेडिसिन का यूज़ करके, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। जैसे कुछ दवाइयों के बारे में बात करें, पहले हम एक्यूट मेडिसिन के बारे में बात कर लें जिसको ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक मेडिसिन कहते हैं, और फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ हम आपको एक एक एलिमेंट भी बताते जाएंगे और फाइनली कंक्लूजन भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ब्लैडर की इस पैथोलॉजी में खास करके बीपीए से रिलेटेड इंड्यूस नॉक्टूरिया में होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं।
स्मॉल रेमेडी में 3 रेमेडी ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। पहले नंबर पे सबल सेरुलाटा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोस्टेट में दवा, खास करके नॉक्टूरिया में भी होती है। डोजिंग के बारे में हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि सबल सेरुलाटा को हम क्यू पोटेंसी में नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत अच्छी दवा है चिमाफिला। चिमाफिला कई केसेस में सबल सेरुलाटा से ज़्यादा अच्छा काम करती है। सबके दोनों के अलग अलग इंडिकेशंस हैं। तीसरे नंबर पे एक दवा आती है जिसका नाम है फेरमपिक। फेरमपिक भी प्रोस्टेट इंड्यूस्ड नॉक्टूरिया में बहुत अच्छा काम करती है। ये दवाइयाँ लोकल रेमेडी के तौर पे इसलिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेल प्रूवन मेडिसिन नहीं है, पॉलिक्रिस्ट नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक आदमी जिसको वार्ड है और वार्ड के साथ साथ उसको ऑफेंसिव स्वेटिंग हो रही है, तो एक दिमाग में बात आती है कि थूजा का केस है, और यदि उसकी लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है। एक आदमी है जिसको BPH इंड्यूस्ड नॉक्टूरिया हो रहा है और उसको गोनोरियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही है, मेडोराइनम दिमाग में आती है। एक आदमी जिसको नॉक्टूरिया हो रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत छोटी छोटी बातों पे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी की प्यास उसको कम लगती है, और भी ढेर सारी मॉडलिटी है, पल्सटिला दिमाग में आती है। एक आदमी ओल्ड एज का है जिसको चक्कर भी आते हैं, जिसको नॉक्टूरिया भी होता है और कई बार यूरिन लीक भी हो जाती है। 2 दवाइयाँ दिमाग में आती हैं, कोनियम पहले आती है, ओपियम सेकंड नंबर पे आती है। इसके अलावा एक पर्सन है जिसको यूरिन के रास्ते कभी कभी ब्लड भी आता है और नॉक्टूरिया की कंप्लेन होती है, मेडिसिन टेरेमेंथीना की तरफ इंडिकेट होती है। यदि किसी को यूरिनेशन हो रहा है और नॉक्टूरिया हो रही है और पेनफुल यूरिनेशन है तो दिमाग में बेलाडोना भी आती है। तो इस तरह से मल्टीपल अप्रोचेज हैं जो मॉडलिटी के बिहाफ पे मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करते हैं। सारी बातों को सुनने के बावजूद भी मैं इस तरह से ऑर्गेनिक या इस तरह से एलिमेंट बेस्ड पे इमीडिएट प्रिस्क्रिप्शन देना पसंद नहीं करता हूँ, और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी कभी इस दिक्कत के रिलेटेड आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो श्योरली एक किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को सेलेक्ट करिए जो आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री ले। सही दवा देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक पेशेंट की सारे सिम्टम्स को सही से लिए जाए, उसके साथ साथ उसके मेंटल और फिजिकल जर्नल को लिया जाए, उसके साथ साथ उसकी डिजीज़ की हायरार्ची बनाई जाए, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम भी लिए जाए और मॉडलिटी को भी ध्यान में रखा जाए। जब इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके आप रिपर्टराइज करके दवा देते हैं, वो दवाइयाँ ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सही तरीके से वर्क करती हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि जो दवाइयाँ हमने आपको पहले बताई ऑर्गेनिक रेमेडी वो नहीं काम करेंगी, वो भी अच्छा काम करेंगी, लेकिन काफ़ी दिनों तक लेना पड़ेगा, या फिर ये कहें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में जो हम पॉलीक्रिस्ट रेमेडी की बात करते हैं, जो एलिमेंट बेस पे दी जाती हैं, उससे भी आराम मिलता है, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका रहेगा वो टोटलिटी बेस का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा जो आपको सही तरीके से ठीक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को शेयर करिएगा। नॉक्टूरिया यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके ढेर सारे और भी एस्पेक्ट हैं और ढेर सारे इसके कॉजेज और फैक्टर्स भी हैं। आने वाले टाइम में प्रोस्टेट से रिलेटेड और भी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, उसके बारे में हम आपको समय समय बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा होम्योपैथी से।